नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा दुनिया भर में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी अहम यात्रा के जरिए जहां रूस से संबंधों को नया आयाम दिया, तो वहीं पश्चिम से भी भारत की तारतम्यता बरकरार रही। यानी भारत ने अमेरिका, रूस और ग्लोबल साउथ से रिश्तों में संतुलन बरकरार रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखा। भारत दुनिया के हर देश को बराबरी का दर्जा देता है। सामने वाला देश ताकतवर हो या कमजोर, भारत खुद भी किसी का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं करेगा। दुनिया में तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत और रूस के बीच कारोबारी साझेदारी को नए शिखर तक ले जाने का फैसला किया गया। वहीं परमाणु ऊर्जा समेत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी दोनों देशों ने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। आज इसी पर पेश है हमारा विशेष ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 5 साल बाद रूस यात्रा, दुनिया में गूंजा मोदी का दौरा। पश्चिम रूस से तारतम्यता, पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा। यूएस रूस ग्लोबल साउथ, संतुलन बरकरार, मोदी का कमाल। हितों से नहीं समझौता, भारत किसी से पीछे नहीं चलता। डायलॉग जारी, सामरिक स्वायत्तता, भारत की पहली वरीयता। रूस भारत के साझा रणनीतिक हित, बहुध्रुवीयता पर एक। रूस से भारत की नजदीकी, चीन के रिश्ते को खटकी। $100 अरब का कारोबार, 2030 तक नए कीर्तिमान। ईंधन के लिए एटमी साझेदारी, दोस्ती बदस्तूर रहेगी जारी। रूस भारत का दशकों पुराना और विश्वसनीय दोस्त है। लिहाजा मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी ऐतिहासिक रही। भारत ने बेहद संवेदनशील वक्त में अपने हितों को ऊपर रखते हुए रूस के साथ कारोबारी और एटमी समझौते किए। वहीं पश्चिम और अमेरिका से रिश्तों की गहराई को देखते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका भी निभाई। और इस बीच चीन को जोर का झटका भी लगा, जो खुद को रूस का सबसे बड़ा हितैषी दिखाता रहता है। 5 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे को लेकर दुनिया भर में चर्चा और बयानबाजियों का दौर जारी रहा। रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मोदी की इस यात्रा को पश्चिमी देश ईर्ष्या की नजर से देख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसे समय में जब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां पर जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत ही दुखद है। लेकिन इन सब बयानों से इतर भारत ने अपनी विदेश नीति में तारतम्यता, सामंजस्य और संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है।
भारत ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच ये लगातार दिखाया है कि वो ना तो किसी देश का पिछलग्गू है और ना रहेगा, लेकिन अपने हितों से समझौता भी नहीं करेगा। हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मौजूदा समय में भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता और किसी भी तरीके से डायलॉग जारी रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। विकास आवश्यकताओं के लिए अमेरिका के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी जारी रखना और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी का मुकाबला करना, मॉस्को के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना और उभरते चीन रूस अक्ष से निकटता की किसी भी धारणा से बचना, ये भारत की प्राथमिकताएं हैं। रूस और भारत के साझा रणनीतिक हित हैं और बहुध्रुवीयता के मुद्दे पर दोनों एक मत हैं। भारत अपनी विदेश नीति का संचालन रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर करता है। भारत किसी भी महाशक्ति के साथ साझेदारी का संबंध रखता है, न कि अलायंस का संबंध। और भारत की इस संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरी विदेश नीति का परिणाम ये होता है कि भारत सभी महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को बना के रख पाता है। जहां रशिया के साथ भारत की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और जाहिर है कि ये चाहे जो भी महाशक्तियां भारत के साथ ऐसे रिश्ते रखती हैं, वो भारत की इस नीति को अच्छी तरह समझती हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर अपने निर्णय लेता है। भारत की रशिया के साथ दोस्ती अमेरिका के साथ दोस्ती की कॉस्ट पे नहीं है। रूस और भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया और बहुध्रुवीय एशिया चाहते हैं, जिसमें किसी एक देश का आधिपत्य ना हो। जब सभी की नजरें भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पर रही तो भारत रणनीतिक स्वायत्तता के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करने में सक्षम रहा है। वहीं पुतिन और मोदी की मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट आवाज उठाई गई। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। दुनिया में यह अवधारणा बलवती हो रही थी कि रूस और चीन अभिन्न मित्र बन चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात इस धारणा को तोड़ते हुए भारत को मजबूत हालात में खड़ा करेगी। वहीं भारत ग्लोबल साउथ में बतौर नेतृत्वकर्ता अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। इस स्थिति में मोदी का दौरा वैश्विक स्तर पर यह संदेश दे गया कि भारत दुनिया में संतुलन स्थापित करने का पक्षधर है। भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा तो की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों में रूस के खिलाफ मतदान से खुद को दूर रखा है। इससे निश्चित तौर पर यूरोपीय देश निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि भारत रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति,
सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मोदी पुतिन की बैठक के बारे में पूछे जाने पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उन्होंने रूस के साथ इंडिया के संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को सीधे भारत के साथ स्पष्ट कर दिया है। मॉस्को बैठक ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा किया। शिखर सम्मेलन में आर्थिक एजेंडा ज्यादा हावी रहा। साल 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को मौजूदा 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2021 में 21वें शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय कारोबार को साल 2025 तक 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया था। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करके रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की है। दोनों देशों ने अनुसंधान पर सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए और मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए कजान और येकातेरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और वैश्विक समृद्धि में नई ऊर्जा भर रहे हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। रूस का कोई भी उल्लेख हर भारतीय को एक ऐसे सहयोगी की याद दिलाता है जो भारत के भरोसेमंद दोस्त के रूप में अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहा है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण से पहले 2021 में रूसी कच्चे तेल का भारतीय आयात 2.5 बिलियन डॉलर था, जो 2023 में बढ़कर 46.5 बिलियन डॉलर हो गया। पिछले साल केवल चीन ने रूसी कच्चे तेल की अधिक खरीद की। जानकार कहते हैं कि भारत के लिए रूसी हथियार, ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, जिसे भारत एक महान शक्ति बनने के लिए अपरिहार्य मानता है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत नहीं चाहता कि रूस भारत के प्रतिद्वंदी पड़ोसी चीन पर अत्यधिक निर्भर हो जाए। भारत विश्व स्तर पर रूसी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है और अपनी रक्षा प्रणालियों और रखरखाव के लिए रूस पर निर्भर है। रूस की मदद से भारत में 6 नए उच्च क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर बनाए जाने पर सहमति बनी है, तो वहीं रूस में युद्ध लड़ रहे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए भी पीएम मोदी ने सीधे राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। रूस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया भी गए, जहां दशकों पुराने संबंधों को नया आयाम दिया गया। मोदी की रूसी यात्रा के दौरान भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम फैसले हुए। रूस द्वारा भारत में 6 नए उच्च क्षमता वाले परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के साथ साथ अगली पीढ़ी के छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए बातचीत कर रही है। भारत रूस की दोस्ती बदस्तूर जारी रहेगी।
6 और संयंत्रों के लिए परमाणु सहयोग को गहरा करना आने वाले दशकों तक दोनों देशों को बांधे रखेगा। संयंत्रों को बनाने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रखरखाव, तकनीकी उन्नयन और यूरेनियम के साथ निरंतर ईंधन भरने की भी आवश्यकता होती है, जो रूस के पास प्रचुर मात्रा में है। वहीं रूस अपनी सेना में सेवारत सभी भारतीयों को हटाने के लिए काम करेगा, क्योंकि मोदी ने स्पष्ट रूप से पुतिन के सामने इस मुद्दे को उठाया है। इस साल भारत में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया, जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि नौकरी के अवसर तलाश रहे भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया। कहा गया है कि भारतीयों को उनकी मर्जी के खिलाफ मोर्चे पर लड़ने के लिए तैनात किया गया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि अब तक कम से कम 4 भारतीय युद्ध में मारे जा चुके हैं। रूस यात्रा के तुरंत बाद भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर चले गए। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। ऑस्ट्रिया नाटो का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां का दौरा पश्चिम को भी इस बात का संदेश दे गया कि भारत रूस, अमेरिका और यूरोप के साथ संतुलन साधने का पक्षधर है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। ऑस्ट्रिया की आबादी करीब 90 लाख है, जिसमें 31,000 भारतीय हैं। इनमें पंजाब और केरल के लोग ज्यादा हैं। सोशल सर्विस सेक्टर में अधिक लोग काम करते हैं। भारत ऑस्ट्रिया सांस्कृतिक संबंध मजबूत और बढ़ रहे हैं। 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ही भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ बेहतरीन संबंध बना रखे हैं। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। आयरलैंड, साइप्रस और माल्टा के साथ ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑस्ट्रिया अपनी नीतियों में रूस विरोधी नहीं है, हालांकि वो यूक्रेन में युद्ध से थक गया है। रूस अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा दशकों से रूस से भारत खरीदता रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए उस दौर में जो रक्षा सौदा हो रहा था उस पर इसका असर पड़ा और उस असर की वजह से इसमें जो मसौदा था उस पर काम नहीं हो पा रहा था। अब यह दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उस दौरे के बाद अब इसमें एक बार फिर से तेजी आई है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान दोनों देश भारत में रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों के संयुक्त उत्पादन पर सहमत हुए। सेना से जुड़े सूत्रों ने इस घोषणा को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे तीनों सेनाओं को उन उपकरणों को सेवा के योग्य बनाने में मदद मिलेगी जिनके लिए रूस या यूक्रेन से कलपुर्जों की आपूर्ति पिछले 2 सालों से युद्ध के चलते ठप पड़ी हुई है। कुछ समय पहले तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था, युद्ध के चलते अकेले थल सेना की 40 रक्षा प्रणालियां प्रभावित हुई। कलपुर्जों की आपूर्ति नहीं होने से मुख्य रूप से एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, लड़ाकू और परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, जंगी पोत, पनडुब्बियां तक प्रभावित हुई। एक आकलन के अनुसार तीनों सेनाओं में उच्च श्रेणी के 60 से 50% रक्षा प्लेटफॉर्म रूस या यूक्रेन निर्मित है। पिछले 2 दशकों में 65% रक्षा खरीद रूस से हुई है। इसी प्रकार वायुसेना ने एक संसदीय समिति को दिए प्रेजेंटेशन में कहा था कि सुखोई विमानों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। रखरखाव न हो पाने के कारण 50% सुखोई उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है। नौसेना के मिग-29 विमानों सिंधु घोष श्रृंखला के पनडुब्बियों के लिए रूस के कलपुर्जों और पोतों में इस्तेमाल होने वाले गैस टरबाइन इंजन के पुर्जों के लिए यूक्रेन पर निर्भर है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच बनी सहमति के तहत दोनों देश मेक इन इंडिया के तहत भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे। रूस इस उपक्रम को तकनीक का हस्तांतरण करेगा। इस प्रकार दोनों देश संयुक्त रूप से कलपुर्जों का उत्पादन करेंगे। इससे रूस और यूक्रेन में बने हथियारों की मरम्मत भारत में हो पाएगी। इसके अलावा ये उपक्रम दोनों देशों को भी इन कलपुर्जों का निर्यात करेगा। ब्रह्मोस और AK-203 राइफलों का दोनों देश भारत में संयुक्त उत्पादन कर रहे हैं, जबकि तकनीक हस्तांतरण के तहत मिले लाइसेंस के जरिए भारत सुखोई विमानों और T-90 टैंकों का निर्माण कर रहा है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत को S-400 पर एयर डिफेंस सिस्टम की पूर्ण आपूर्ति नहीं हो सकी। अभी भी इसके 2 सेट भारत को मिलने हैं। 2020 में 12 सुखोई, 21 मिग-29 विमानों की खरीद और मिग-21 विमानों को अपग्रेड करने के करार में भी देरी हुई है। नौसेना के लिए रूस से 2025 तक परमाणु पनडुब्बी लीज पर लेने के करार में भी देरी हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल मॉस्को यात्रा के दौरान व्यापार, जलवायु और अनुसंधान समेत कई क्षेत्रों में 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में ऊर्जा और उर्वरक की सप्लाई पर फोकस रहा। भारत और रूस के बीच आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रक्षा सौदे भारत और रूस के साथ में है। भारत जो भी हथियार खरीदता है वो रूस से ही लेता है। इसके अलावा अब भारत ने रसिया में खेती करने का भी काम शुरू कर दिया है। तो एक तरह से आर्थिक समृद्धि देने का काम भारत रसिया के लिए लगातार करता आ रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरे के बाद से इतना तो साफ हो गया है कि भारत और रसिया के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत होंगे और इससे रसिया को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और भारत भी कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र में और ऊंची छलांग लगाएगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो भारत और रूस के बीच जो संबंध थे वो और प्रगाढ़ हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद से। हमारी एक खास पेशकश, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, में अभी इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।